Hello students, welcome again to our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accountancy, and in accountancy today we start our new topic, that is bank reconciliation statement. And student, you will get notifications to all the videos so far in the description box below. So let's we start our topic, bank reconciliation statement. तो देखो, अभी हमने अकाउंटेंसी में स्टडी किया था कि हमने कैश बुक बनाई थी. कैश बुक में आपने बैंक कॉलम बनाया था कि आपके बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक से के थ्रू होते हैं तो उनके लिए आपने अलग से बैंक कॉलम बनाया था. अगर आप बैंक से कुछ पे कर रहे हो, अगर आप परचेज करते टाइम अमाउंट बैंक से पे कर रहे हो, सेल करते टाइम बैंक से रिसीव कर रहे हो, तो उसके लिए हम वो कॉलम बनाते हैं. तो अगर हम बैंक से कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम उसको करते हैं डेबिट, और अगर हम कुछ अमाउंट यहाँ से निकलता है हमारा तो हम उसको करते हैं क्रेडिट. इसी के अपोजिट जब बैंक में कुछ पैसा जमा होता है या वहाँ पे कुछ जो अमाउंट है वो ऐड होता है तो बैंक करता है क्रेडिट, और अगर वहाँ से आप कुछ अमाउंट निकालते हो तो उसे बैंक करता है डेबिट. ठीक है, तो जैसे हम सारे रिकॉर्ड रखते हैं बैंक के, वैसे ही बैंक भी हमारे सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है, और उसके लिए वो हमें एक पासबुक भी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक बार अपना बैंक कॉलम चेक करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे बैंक में इतना अमाउंट है, और साथ ही हम अपना पासबुक भी चेक करते हैं कि उसमें भी वही अमाउंट शो हो रहा है कि जो हमारे कैश बुक में है. अगर वो सेम नहीं होता है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए ही बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इसका मेन पर्पस सिर्फ एक ही होता है कि आपकी पासबुक में और आपकी कैश बुक में अगर कुछ डिफरेंस है, अमाउंट में कम है या ज़्यादा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए. तो सबसे पहले तो आपको अपनी एरर्स ढूंढनी होती हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, बैंक ने कौन सा अमाउंट ऐड नहीं किया, या फिर हमने कौन सा अमाउंट ऐसा है जो ऐड कर दिया, या उन्होंने कौन सा माइनस कर दिया जो हमने माइनस नहीं किया है. तो ये सब ढूंढने के बाद उसको ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू पाटिल, bank reconciliation statement is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. हम क्या करते हैं कि हमारी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है और हमारी पासबुक जो बैंक वाली पासबुक है उसमें जो बैलेंस है उसको चेक करते हैं, उसके डिफरेंस को पता करते हैं और उसके डिफरेंस को रिकंसाइल करते हैं. तो इस मेन पर्पस से ही आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है. इसकी ज़रूरत भी इसीलिए ही पड़ती है कि ताकि हम कोई भी एरर अगर हमारी हो रही है तो उसको हम ठीक कर सकें. ठीक है, और हमारे पास जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा अमाउंट लिखा हुआ है कि हमारे पास इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है, बट उतना आपके पासबुक में नहीं होता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन बार बार ये चेक करने के लिए बनाई जाती है कि हमारी पासबुक और हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेज कि वो कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है. तो इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपका होता है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप, कि आपके टाइम गैप के अकॉर्डिंग डिफरेंस आया हो, कि कुछ ट्रांजैक्शन आपने ऐड कर दिया हो बट वो बैंक ऐड करने में टाइम लगा रहा हो, या फिर बैंक ने आपके अकाउंट से कुछ माइनस कर दिया हो और आपको अभी तक नहीं पता चला तो आपने वो चीज़ माइनस नहीं करी. ठीक है, तो ये आपके टाइम गैप के कॉज हो गए. या फिर हो सकता है कि डिफरेंस कॉज बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, या फिर बैंक अपनी तरफ से कुछ करना भूल गया या फिर आपने अपनी तरफ से कुछ गलती कर दी. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. तो सबसे फर्स्ट जो आपका पॉइंट इसमें है वो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक. अब देखो, आपने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया. ठीक है, आपने अपने क्रेडिटर को जितना अमाउंट पे करना था उतने का चेक इशू कर दिया, तो आपने तो वो चीज़ माइनस कर दी होगी अपने बैंक बैलेंस से कि भाई मैंने इतनी पेमेंट कर दी.
लेकिन अभी तक भी आपके उस क्रेडिटर ने बैंक में जाके वो चेक वहाँ पे प्रेजेंट किया ही नहीं है। मतलब उसने अमाउंट लेने के लिए चेक दिखाया ही नहीं बैंक वालों को, तो बैंक क्यों माइनस करेगा आपके अकाउंट से? ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो कैश बुक है उसका जो बैलेंस है वो कम है, और जो आपकी पासबुक है उसका बैलेंस वो ज़्यादा ही रहेगा। तो एक आपका ये कॉज हो गया। उसके बाद सेकंड कॉज इसमें है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब देखो इसमें ऊपर वाले में क्या था कि आपने इशू किया, आपने अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए चेक दिया। यहाँ पे क्या है कि आपको चेक मिल गया है, मतलब आपके किसी डेटर ने आपको चेक दिया है, तो अब क्या आप क्या कर रहे हो, आपने वो चेक आपको मिला, आपने तो वो चीज़ लिख दी कि भाई मेरे बैंक बैलेंस में मुझे इतना अमाउंट मिल चुका है, और आपने वो चेक भेज दिया बैंक को कलेक्शन के लिए। लेकिन बैंक को अभी तक भी पैसे नहीं मिले। मतलब जिस बंदे ने आपको अपना चेक दिया था, हो सकता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो, या फिर बैंक उससे नहीं ले पाया हो अभी तक, मतलब बैंक उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगा रहा हो करने में। तो इससे क्या हुआ, आपने तो अपने बैंक बैलेंस में ऐड कर दिया, बट अभी तक आपकी पासबुक में वो अमाउंट माइनस में ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब देखो ये आपका सेकंड से ही कनेक्टेड है कि आपने चेक बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, लेकिन जिस बंदे का वो चेक था, वो आपका चेक जो है उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, और वो चेक आपका हो गया डिसऑनर्ड। तो वही है, बैंक ने माइनस ही रखा हुआ है लेकिन आपने उसको ऐड किया हुआ है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, बैंक ने तो आपकी पासबुक को इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं चला इस बारे में कि हमारे इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो आपकी कैश बुक में क्या हो रहा है, वो माइनस में ही चल रहा है। इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आपका पॉइंट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अब आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उसने आपकी पासबुक माइनस कर दी, लेकिन आपने अभी तक वो लेस नहीं किया, तो आपके में तो जो अमाउंट है वो प्लस में ही चल रहा है। तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक आपके अकाउंट होल्ड करने के लिए आपसे कुछ बैंक चार्जेस लेता है, कुछ कमीशन वगैरह लेता है, तो वो चीज़ भी बैंक ने माइनस कर दी, लेकिन आपके में अभी ऐड ही चल रही है। तो इसकी वजह से भी आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अब आपके कोई कस्टमर हैं जिनको आपको अमाउंट देना था, तो उसने क्या कर दिया कि उसने डायरेक्ट आपके बैंक में ही जमा करवा दिए। तो बैंक ने तो वो चीज़ ऐड कर दी, वो अमाउंट ऐड कर दिया, लेकिन आपको तो अभी तक पता ही नहीं चला, आपके में माइनस ही चल रहा है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आया। देन एट्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने कुछ शेयर्स, कुछ डिबेंचर्स वगैरह आपने मतलब आपने परचेज कर रखे हैं, तो उनके बदले में आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो चीज़ भी, उसकी वजह से भी आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कि हम खुद पे ना करके हम अपने बैंक अकाउंट को अलाउ कर देते हैं कि जैसे ही इसकी ड्यू डेट आए और वैसे ही आप इसकी पेमेंट कर देना। तो इसकी वजह से भी बैंक ने पेमेंट कर दी, लेकिन आपने अभी तक नहीं माइनस किया, तो इसकी वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि टाइम गैप की वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें था कि डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो एरर बाय, इसमें आपकी दो तरीके से एरर हो सकती हैं, या तो आप लोग करो, आपकी फर्म कर दे, या फिर बैंक की तरफ से हो जाए। ठीक है, तो इसमें वही है कि कोई चेक आपने इशू कर दिया लेकिन बैंक उसको ऐड करना भूल गया, या फिर बैंक की तरफ से कुछ डिपॉजिट हो गया, आप उसको ऐड करना भूल गए। मतलब ये वो एरर है जो आपने मतलब ऐड ही नहीं करी, मतलब आपके माइंड में आया ही नहीं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉजेज थे। तो इन कॉजेज के अकॉर्डिंग ही हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो जैसे कि अभी हमने इसमें से जैसे हम लोग ले लेते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट, ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट कर दी,
आपके बैंक ने, तो बैंक में वो चीज़ माइनस में चल रही है, ठीक है। आपकी कैश बुक में वो चीज़ प्लस में चल रही है। तो अगर आप चेंजेस, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है वो दो तरीके से बनता है, या तो आप कैश बुक का बैलेंस लेकर बनाओगे या फिर आप पासबुक का बैलेंस लेके बनाओगे। अगर कैश बुक का बैलेंस लेके बना रहे हो तो जो भी चेंजेस आप करोगे वो कैश बुक में करोगे, फिर आप पासबुक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप पासबुक को फर्स्ट में रख के और तब बना रहे हो तो फिर सारे चेंजेस आप पासबुक में करोगे, आप कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं करोगे। तो अगर आप कैश बुक में चेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं करी है बट बैंक ने कर दी है, तो आप क्या कर दोगे, अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपने माइनस कर दिया, बैंक ने भी माइनस कर दिया, हो गया आपका टोटल इक्वल। और अगर आप पासबुक के चेंजेस के हिसाब से कर रहे हो तो पासबुक ने वो चीज़ माइनस कर रखी है, आपने वो चीज़ ऐड कर रखी है, तो आप क्या करोगे, पासबुक में भी उसको ऐड कर दोगे। मतलब आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दो ही मेथड होते हैं, अकॉर्डिंग टू कैश बुक और अकॉर्डिंग टू पासबुक। अकॉर्डिंग टू कैश बुक में चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में होंगे, आप पासबुक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे। और अगर आप पासबुक वाला मेथड यूज़ कर रहे हो तो पासबुक में सारे चेंजेस होंगे, आपकी कैश बुक में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको आज वाले किसी भी पॉइंट में या आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में के मीनिंग में अगर नहीं कुछ समझ आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।